हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से दिए जाने वाला प्रैक्टिस पेपर क्लास 9th का मैथ्स का सेकंड सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट सैंपल पेपर हम पहले ही कर चुके हैं। हम यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही सॉल्व करेंगे। 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है और टोटल इसका जो टाइमिंग है वो 3 आवर्स है। तो फर्स्ट 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है और 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड 3 इज। तो हमें यहाँ पे बताना है कि रैशनल नंबर 2 और 3 के बीच में कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। √2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या कौन सी है। करते हैं इसको सॉल्यूशन। तो देखिए किस तरह से करेंगे। आंसर डी 1.5 यहाँ पे करेक्ट होगा। 1.5 मतलब कि 6 की पावर 1/4। क्यों, देखो क्या कहा गया है यहाँ पे। 2 की जो पावर होती है 1.4 होती है, 3 की होती है 1.7। तो इसके बीच की जो पावर है 1.5 यहाँ पे दिया गया। 1.5 किसकी पावर है, 4 की पावर है। 4 को जब 1/4 करते हैं तो वो 1.4 आता है। तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 6 की पावर 1/4। तो डी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 6 की पावर 1/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 आएगा, जो कि इनकी बीच की परिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखो, एक ही केंद्र और अलग अलग त्रिज्या वाले वृत्तों को कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है कि एक ये सेंटर आ गया और अलग अलग वृत्त इस तरह से वृत्त जिनकी त्रिज्या क्या है, इसकी इतनी त्रिज्या, इसकी इतनी त्रिज्या, तो उसे कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। उन्हें क्या कहा जाता है, सकेंद्रीय वृत्त। देखो क्या कहा गया, सर्कल हैविंग सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडाई आर कॉल्ड कोसेंट्रिक। हम ए आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ x+2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल देन x² + kx = 14, देन द वैल्यू ऑफ k। हमें यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है। देखो क्या कहा गया है, यदि बहुपद x² 2x - kx = 14 का गुणनखंड x+2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पे अगर इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन पेपर है, उसमें x + kx + 14। यहाँ पे क्या है, x - kx + 14। इसमें हमको क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। एक बार इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए क्या है यहाँ पर, x+2 इज फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल x² - kx 14 देन द वैल्यू ऑफ k। अब हमें यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है। तो आइए इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखो क्या होगा, x+2 = 0 मानेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर -2 हो जाएगी x की वैल्यू। अब x² - kx + 14 = क्या है, 0 के है। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। x की जगह हमने क्या रख दिया, -2। फिर k यहाँ पर k रखेंगे, k × -2 + 14 = 0। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2k प्लस हो जाएगा = 14। तो 2k + 18 = 0। तो 2k किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये 18 इधर जाएगा तो -18 होगा। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9। तो -9 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो -9 देखो कहाँ पर है, यहाँ पे ए आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेयर बलून इंक्रीज 6 to 12 सेंटीमीटर। एक हेमिस्फेयर बलून है जिसका जो वॉल्यूम रेडियस है वो क्या होता है, पहले बलून इतना था, अब कितना हो गया, इतना हो गया, 6 to 12 हो जाता है। एज इट बींग पम्प्ड इनटू इट, जब इसमें जो हवा भरी जाती है। द रेशियो सरफेस एरिया इज द बलून इज द इन 2 केसेस। अब यहाँ पे हमें सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन, जैसे जैसे हवा पंप की जाती है, एक अर्धगोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 6 से 12 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। दोनों घटनाओं में गुब्बारे के सतह क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3πr²। तो पहले रेडियस कितना था, जो त्रिज्या थी वो 6 थी, दोबारा त्रिज्या कितनी हो गई, 12 हो गई। तो पहले में हमने लिखा 3π6² और उसके बाद हमने लिखा 3π12²। तो देखो 3π इस तरह, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3πr² या हम यहाँ कहें 6²। आप अनुपात लगाइए 3π और 12² तो 3π से 3π कट जाएगा, मैंने सीधा ही काट दिया। और 6² 36 आया। देखो यहाँ पे क्या है, 6² 36 और इसकी 144। जब इसका रेशियो निकाला तो 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। ए आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। ये ओ वृत्त का केंद्र है। अब यहाँ पे ओ देखो क्या कहा गया, ओ ए और बी, OAB ये वाला मान क्या है, 40 है, यहाँ पे दिया गया है। सी वृत्त का एक बिंदु है, ये एक वृत्त का बिंदु है जो परिधि पर है। अब इसमें ए सी और बी, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो ये करते हैं इसको सॉल्व। इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड OA
ओ ए बी ये वाला एंगल कितना है 40 है। सी पॉइंट ऑन द सर्कल, सी क्या है सर्कल पे पॉइंट है। ए सी बी हमें क्या निकालना है, देखो हमें निकालना क्या है ए सी बी, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो देखो क्या कहा गया है यहाँ पर ओ ए, ये देखो ओ ए इक्वल है ओ बी की, क्योंकि ये क्या है रेडियस है, त्रिज्या है ना, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, रेडियस हो गया। उसके बाद में अब क्या कहा गया है ओ बी और ए, ये वाला एंगल देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, ओ बी और ए, और उसके बाद में यहाँ पे ओ ए बी, ये दोनों एंगल कितने हैं 40, क्योंकि क्या है ये दोनों एंगल सेम पे बन रहे हैं, तो और रेडियस से त्रिज्या सेम हो गई है और ये एंगल इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा 40 डिग्री। तो मतलब कि ये वाला भी 40 डिग्री हो गया और ये वाला भी 40 डिग्री हो गया। अब वो क्या कहा रहा है देखो ए ओ और बी, ए ओ बी ये वाली बात करते हैं, ए ओ बी इक्वल हो गया, क्योंकि देखो एक त्रिभुज है ना यहाँ पे सी, ये सेम दिया गया है, ये एंगल सेम होगा, तो अब इन दोनों से हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे 180, क्योंकि त्रिभुज में क्या होता है जो ट्रायंगल्स में तीनों एंगल 180 के होते हैं, तो दो एंगल हमारे पास में आ गए 40 के, एक एंगल आ जाएगा 100 का, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 100, ये एंगल कितना हो जाएगा 100, तो ओ पे ओ एंगल कितना हो गया 100। अब यहाँ पे क्या कहता है जो केंद्र में कोण होते हैं वो क्या होते हैं, जो परिधि पर कोण होते हैं उसके डबल होते हैं, तो ये अगर 100 है तो ये वाला कोण देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे ध्यान से समझो, ये वाला अगर 100 निकल कर आता है तो अब इसी से त्रिज्या जा रही है तो ये इसका हाफ हो जाएगा 50, तो 1 ए बी इक्वल कितना हो जाएगा 50 डिग्री, 50 डिग्री हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ए आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ए 50 डिग्री हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 6 में, और राइट एंगल्स आर इक्वल टू अनदर, हर राइट एंगल क्या होता है, जो हमें क्या है हर राइट एंगल क्या होता है इक्वल होता है दूसरे के, विच इज द इक्लिप्स पोस्टेड, देखो क्या कहा गया है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, देखो समकोण की वैल्यू 90 डिग्री होती है, सारे समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। यह यूक्लिड की कौन सी अभिधारणा है, तो यह यूक्लिड की 4th अभिधारणा है, ए आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, ये देखो इस तरह से क्या करते हैं समविभाजित करते हैं और बराबर हो, तो यह क्या कहलाता है आयत कहलाता है, रेक्टेंगल हो जाएगा इसका आंसर बी। 7 देखिए, इफ अ पैरेललोग्राम इज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये क्या कर रहे हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल, एंड द इक्वल, और दोनों क्या है इक्वल है, देन इज कॉल्ड रेक्टेंगल, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये एक आगे स्टेटमेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 5x माइनस 4x की स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है -1, तो इसको सॉल्व करना है। देखिए क्या कहा गया, बहुपद 5x माइनस 4x की स्क्वायर प्लस 3 का मान क्या होगा अगर x माइनस 1 हो जाता है। देखो क्या कहा गया, px 5x माइनस 4x की स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -1, तो हम -1 लगा देते हैं यहाँ पे, x यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 5 इंटू -1x 4 इंटू -1x की स्क्वायर प्लस 3, तो ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी देखो प्लस माइनस, यहाँ पे ये देखो क्या हो जाएगा प्लस, ये यहाँ पे एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन नोट करते हो तो माइनस कर दिया, तो ये माइनस होगा, ठीक है यहाँ पे माइनस करेंगे हम, ये देखो यहाँ पे माइनस है ना, वहाँ पे प्लस लिख दिया था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस है, तो -5 हो जाएगा यहाँ पे -4 और +3, तो इसको ऐड करेंगे तो -6 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखो नोट करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने माइनस का गलती से प्लस का निशान लगा दिया, माइनस है यहाँ पे, तो आंसर हमारा क्या होगा -6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है, जो मूल बिंदु से गुजरे उस रेखा का समीकरण हमें बताना है, कौन सा है, 7y माइनस एक्स, एक्स प्लस 0, 2x प्लस वाई 0 इक्वल 3x माइनस 2y। क्वेश्चन नंबर 9, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इनमें से ABCD में से कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन करेक्ट है, आपको x प्लस वाई इक्वल करना है, x y इक्वल करना है और उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है, तो डी यहाँ पे ये ऑप्शन होमवर्क में है, इसको अपने नाम के साथ में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसी के साथ वीडियो बनाऊंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कहा गया, दिए गए चित्र में PM की लंबाई होगी, तो देखो PM यहाँ पे क्या है, ये इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है, तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ PM, हमें यहाँ पर P और M की जो लेंथ है उसे निकालना है, तो देखो किस तरह से करेंगे इसे हम, यहाँ पर सबसे पहले एंगल हम लेंगे P, एक सेकेंड यहाँ पे P, ये P है, P
ओ और एल, ये एंगल लेंगे, ठीक है। इसमें देखो क्या कहा जा रहा है कि जो एल है वो कितना है 90 डिग्री, क्योंकि उन्होंने निशान लगाया, हमें पता है कि ये क्या है, इसको एल यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद अगर इस एंगल की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो क्या है ओ पी, यहाँ पे ओ एल, ये कितना है 3 सेंटीमीटर दिया है, तो 3 की स्क्वायर हो गया। पाइथागोरस से हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, ये कितना हो गया 5, तो यहाँ पे एल पी हमें निकालना है और ये है 5 की स्क्वायर। तो एक सेकेंड देखो, हमने यहाँ पे क्या किया है 3 की स्क्वायर प्लस हमने इसको x मान लेते हैं, x की स्क्वायर हो जाएगा इक्वल किसके हो जाएगा 5 की स्क्वायर के। ये हमने यहाँ तक कर लिया है पाइथागोरस जो ट्रिप वो होता है उससे निकालने के बाद। अब देखो एल की स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, जब इसको ऐड करके निकालेंगे तो 16, और एल पी कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। देखो सोल्व किस तरह से करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, और इसको करेंगे तो 25 आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25। अब यहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 25 में से हमको 9 माइनस करना है, 16 हो जाएगा, और एल पी हमारे पास में जो है वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखो एल पी हमारे पास में 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद पी क्यू कॉमन है, अभी हमने देखा जो बीच की लाइन थी पी क्यू वो कॉमन है, पी ओ एल, और दोनों ही जो ट्रायंगल बन रहे थे इस तरह से, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों में जो पी ओ है वो कॉमन है। अब देखो क्या कहेंगे ओ पी इक्वल किसके हो जाएगा एम ओ पी के, ये गिवन दिया गया है कि ओ पी जो है वो क्या है यहाँ पर गिवन है, इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। एल ओ पी, देखो एक सेकेंड यहाँ पे दिखाते हैं, देखो ये क्या कहा रहा है, एल ओ पी और एम ओ पी ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है वहाँ पे अभी गिवन दिया गया है कि एंगल कितना है 90 डिग्री का। तो बाय ए एस ए के अकॉर्डिंग क्या होगा पी एल किसके इक्वल हो जाएगा पी एम के, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ पे सही आ जाएगा, क्योंकि देखो 90 डिग्री तो दिया ही गया है ना। तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री तो दिया ही गया कि ये भी 90 डिग्री है, ये दोनों में कॉमन ही होगी, तो ये 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जितनी लेंथ जिसकी होगी उतनी ही लेंथ इसकी हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ए आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखते हैं। द 3 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर 75, 90 एंड 75, तो फोर्थ एंगल हमको यहाँ पर निकालना है। एक चतुर्भुज के 3 कोण 75, 90 और 75 है, तो चौथा कोण निकालिए। देखो किस तरह से निकालेंगे, चतुर्भुज है 75, 90 और चौथे कोने को कौन है जिसको जो एंगल है उसको x मान लेंगे, 360 होता है। हम अगर बात करते हैं चतुर्भुज की तो 240 प्लस x इक्वल, तो x की इक्वल आ जाएगा 120, तो 120 हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो डी आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, 120 आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, दिए गए चित्र में पी ओ आर और आर ओ क्यू कौन सा युग्मन आता है। तो देखो जब ये एक ही लाइन में आता है तो रेखिक, हम इसको कहते हैं रेखिक कोण हो जाते हैं। ये कैसे कोण हो जाते हैं, रेखिक कोण हो जाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा सी आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, गिवन द फिगर विच पेयर ऑफ पी ओ आर और आर ओ क्यू आर फॉर्म ए लीनियर, सॉरी सी लीनियर हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 में क्या कहा गया है, द साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है इसकी साइड है 122 मीटर, 22 मीटर एंड 122 रिस्पेक्टिवली। द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, इस यही क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट सेम यही एग्जैक्ट जो मेजरमेंट है इसके साथ में दिया गया है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। एक त्रिभुज की क्रमशः 122 और 120 मीटर भुजाएं हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। फॉर्मूला पुट करना है और आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम s निकालेंगे, है ना, तो s क्या हो जाएगा, जितनी भुजाएं हैं उससे डिवाइडेड बाय 2, उनको ऐड करना है, तो हमने सबको ऐड किया और डिवाइडेड बाय 2 किया, 132 आ गया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, s ब्रैकेट s माइनस ए एस माइनस बी एंड एन माइनस सी अंडर रूट। तो हमने ये लिख दिया, वैल्यू सारी पुट कर दी इसके अंदर, जब वैल्यू पुट करी तो कितना आया 132 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1010 एंड 12। अब इसके हमने फैक्टर कर दी इजी करने के लिए, तो 11/12 इसका फैक्टर क्या कितना आया 11/12 आया, 10 को 10 ही रहने दिया, 110 को भी हमने 10/11 से कर दिया, 12 को 12 रहने दिया। तो जब इसका अंडर रूट हटा तो हमारा आंसर आ गया 1320, ये हमारा आंसर हो गया। तो ए आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ए है अभी देखते हैं लेकिन आंसर हमारा करेक्ट है 130। हाँ ए आंसर 1320 हमारा आंसर सही हो जाएगा, ए आंसर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यदि x इक्वल 2 प्लस अंडर रूट 3 है तो 1/x की वैल्यू निकालनी है। यदि क्या कहा गया, इफ x इक्वल टू अंडर रूट 3 2 प्लस अंडर रूट 3 देन वैल्यू ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x की। तो 14 देखिए बहुत ही आसान है, हमें क्या किया x की वैल्यू x 1/x कर दिया, तो ए आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। हालांकि अब इसको आगे भी सोल्व किया जा सकता है लेकिन हम सीधा यही यहाँ तक हमारा आंसर दिया गया है, तो ए आंसर हम इसको यहाँ पे करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है।
अ ट्राइंगल गार्डन हैज़ 19, 14 मीटर एंड 18 मीटर साइड्स दी गई है। अ फेंस to be put all around the garden. What will be the total cost of the fencing at the rate of 15 rupee per meter if 5 meter wide space is to be left on the one side for the gate? देखिए क्या कहा गया है। एक त्रिभुजाकार बगीचे की भुजाएं 90 मीटर, 140 मीटर, 80 मीटर है। बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाई जानी है। यदि दरवाजा खोलने के लिए 5 मीटर चौड़ी जगह छोड़नी है तो 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने की कुल लागत। तो हमें पैरामीटर, देखो पैरामीटर कहा है उसने, दीवारों पे ही लगाना है ना, देखो उसके आगे पीछे तो नहीं लगाना। और 5 मीटर उसने क्या कहा है, यहाँ पे जगह छोड़नी है। तो इसका पैरामीटर निकाल के 5 माइनस कर देंगे, जो आएगा उसके बाद उससे 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो क्या कहा गया है, 19, 140 एंड 80 हमने कितना परिमाप कितना हो गया, पैरामीटर कितना हो गया 310। अब फॉर गेट ओपनिंग के लिए हमें 5 माइनस करना है तो कितना होगा 305 हो गया मीटर। अब कॉस्ट कितनी है, एक पर लगाने की 15 है तो 305 को 15 से गुना किया तो सी आंसर हमारा 4575 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, रेखीय समीकरण 3x - 11y के हल क्या हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हल है वो क्या हो सकते हैं, अनेक, हम ये कहेंगे अपरिमेय रूप में अनेक हल हो सकते हैं। x की वैल्यू ले लो, y की वैल्यू ले लो, तो क्वेश्चंस क्या होते रहेंगे, निकलते ही जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, अनेक हल हो सकते हैं। देखिए क्या कहा गया, द लीनियर इक्वेशन ऑफ 3x - 11y इक्वल 10 हैज इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन। सी आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन, टू विच इक्वेशन डज गिवन द ग्राफ रिप्रेजेंट। यहाँ पे ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कहाँ पर सही है हमें ये बताना है। तो हम वैल्यू पुट कर देखेंगे कि कहाँ पर जो वैल्यू है वो सही आ रही है, इसमें कौन सा ग्राफ ऐसा दिया गया है। दिया गया आलेख ग्राफ किस समीकरण को दर्शाता है। इनमें से यहाँ पे समीकरण दी गई हैं, इनमें से किसकी वैल्यू यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि 2 है और -2 -1 है। तो ये करके देखते हैं सॉल्व। तो देखो इक्वेशन से देखते हैं, -2 फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे 0 हो रही है, जो ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंटेशन दिया है, और जो आपको ऑप्शंस में दिए गए उसे देखते हैं। सेकंड में क्या था, -2 -1, तो देखो यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, मतलब ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही नहीं है। सेकंड वाले में भी जब हमने सोल्व किया तो हमारा जो इक्वेशन है वो सही नहीं आ रहा, आंसर वो नहीं आ रहा। उसके बाद सी और लास्ट का डी ऑप्शन, देखो डी ऑप्शन में क्या कहा गया है, -3x + 4x इक्वल है -2 के, और हमारी जो वैल्यू थी वो क्या थी, 2 and 2 थी। सेकंड में क्या थी, -2 and -1, इस तरह की वैल्यू थी। तो जब हमने दोनों को यहाँ पर लगा कर देखा तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर है वो करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है, देखो जब इसको सोल्व करते हैं तो -2 आ रहा है, तो डी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कहा गया है, दी गई आकृति में ABCDE का मान के समकोण है, तो के का मान ज्ञात करो। तो देखो एक तो ये हो गया और एक दो त्रिभुज देगी, दो त्रिभुज दिए गए हैं, तो हम टोटल इनका कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। इसका एंगल कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। और समकोण कितने होते हैं, समकोण के वैल्यू होते हैं 90, तो 90 से डिवाइड करेंगे। देखो क्या कहा गया, इन द गिवन फिगर ABCD F इक्वल के राइट एंगल है, मतलब के राइट एंगल है उसके अंदर, इतने राइट एंगल है जिनकी वैल्यू के बराबर है, देन द वैल्यू ऑफ के। देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले क्या है, एंगल ए बी सी लिया, तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 180, क्योंकि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसका जो अंदर के जो एंगल है वो 180 होंगे। इसी तरह डी ई एफ लिया, उसमें डी ई एफ की 180 होगा। तो जब इनको ऐड किया तो टोटल कितना हो जाएगा 360, क्योंकि दो ट्राइंगल आ गए। तो के इक्वल है 90 के, उन्होंने कहा के समकोण का है, तो हम क्या करेंगे 360 को 90 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 आंसर, डी आंसर हमारा करेक्ट होगा। 4 ट्राइंगल टोटल बनेंगे इसके अंदर, 4 समकोण की वैल्यू बराबर होगी। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, यूक्लिड ने पहले अभिगत के अनुसार जो चीजें एक ही चीज के बराबर हो वो दूसरे के बराबर होती है। सही है स्टेटमेंट कि एक चीज अगर दूसरी चीज के बराबर है तो दूसरी चीज क्या होगी, तीसरी चीज के बराबर होगी, तो पहली चीज भी तीसरी चीज के बराबर होगी। सही है। ए बी इक्वल है पी के, पी क्यू इक्वल है एक्स वाई के, और ए बी इक्वल है एक्स वाई के। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, इसकी स्टेटमेंट व्याख्या भी सही है, तो ए आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, px इक्वल -5x इक्वल 1/2 एक रेखिक बहुपद है। सही है। रेखिक बहुपद का सामान्य रूप ax प्लस b है, ये भी सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं हो रही, तो बी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है लेकिन चेक कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड फर्स्ट एक्सम थिंग विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर ऑल्सो इक्वल टू द अनदर। सही है बिल्कुल स्टेटमेंट। इफ ए बी इक्वल पी क्यू इक्वल एक्स वाई, देन क्या होगा, ए बी इक्वल एक्स वाई के होगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, आंसर भी सही है, ए आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द पोलिनोमल
पी एक्स इक्वल 5x माइनस 1.5 हो जाएगा। इज द लीनियर पॉलिनोमियल, ये सही हो गया। द जनरल फॉर्म इज द लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b, ये भी सही है, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो बी आंसर आएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन डाउटफुल है, इसको कंफर्म कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है। बी के अंदर कहा गया है प्रूव दैट टू लाइन परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये इस तरह से दो लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और ये क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इस तरह से प्रूफ करना है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। सिद्ध कीजिए कि एक ही रेखा पर लंबवत दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। देखो क्या है, फर्स्ट क्या है, M और L एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ये हमको क्या कर, यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये हमको क्या करना है, एक सेकेंड, पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर है। M L के परपेंडिकुलर है, इसी तरह से N क्या है, L के परपेंडिकुलर है, ये दिया गया है। ठीक है, हमको क्या प्रूफ करना है, M N दोनों पैरेलल हैं। तो अब देखो M और L ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ये भी कितना हो गया, 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री हो गए। तो एंगल 1 इक्वल क्या है, एंगल 2 के। एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या प्रूफ होता है, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इससे क्या प्रूफ होता है, M इक्वल किसके हो गया, N के, क्योंकि परपेंडिकुलर हो गया है ना, और ये क्या है, 90 डिग्री दिया गया है, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल है इन तीन चीजों की, जिससे क्या होता है, M पैरेलल हो जाता है N के। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, दी गई आकृति में ए एक्स एंड ए वाई क्या है, इक्वल है। ए बी और ए सी इक्वल है। तो दिखाए गए चित्र के अनुसार बी एक्स, हमें क्या प्रूव करना है, बी एक्स और बी वाई नहीं, यहाँ पे सी वाई आएगा, सी वाई इक्वल है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे दिया गया ए एक्स ए वाई के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, तो बी एक्स बी सी वाई के इक्वल है। देखो क्या है, इन द गिवन फिगर ए एक्स एंड ए वाई इक्वल है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, ए बी एंड ए सी इक्वल है। तो देन शो हमको क्या करना है, हमें शो क्या करना है, यहाँ पे बी एक्स और बी वाई नहीं, सी वाई, यहाँ पे सी वाई आएगा, सी वाई ये दोनों इक्वल है, इसको हमें प्रूव करना है। देखो क्या कहा गया है, ए एक्स और ए वाई क्या है, इक्वल है। ए बी और ए सी ये भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये हमें दिया गया था स्टेटमेंट में। अब क्या कहा गया है, ए बी माइनस ए एक्स। देखो क्या कहा गया है, ए बी माइनस ए एक्स किसके बराबर होगा, बी एक्स के। इसी तरह से ए सी माइनस ए वाई किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, यहाँ पे सी वाई के। ठीक है, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द इक्वल आर रिमाइंडर आर इक्वल। देखो क्या कहा जाए, रिमाइंडर आर इक्वल, जो भी इक्वल में से अगर हम इक्वल को माइनस करते हैं, जो रिमाइंडर आएगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। कौन सी है, ये यूक्लिड की जो एग्जाम है वो है प्रोस्टेट है, थर्ड हो जाएगा इसके अंदर। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, सी वाई के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो किसके, बी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, सी वाई के। तो बी वाई लिखा है, इसको मैंने गलत किया, सी वाई के। ठीक है, इस यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन गिवन। यहाँ पे हमें ये 30 एंगल दिया गया है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, यहाँ पे अथवा में एक क्वेश्चन दिया है, यूक्लिड की पहली अवधारणा बताइए, अथवा में दिया गया है। इसका 22 का और दिया गया है। देखो 22 का और दिया गया है, यूक्लिड की फर्स्ट पोस्टुलेट हमको बतानी है। देखो क्या कहा गया है यहाँ पर, यूक्लिड फर्स्ट जो पोस्टुलेट है उसमें अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। क्या है, वन पॉइंट से एनी अदर पॉइंट पर क्या करते हैं, जब एक स्ट्रेट लाइन जाती है तो क्या करती है, सीधी लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू ए अनदर पॉइंट। देखो क्या कहा गया, हिंदी में देखते हैं कि एक सीधी रेखा को किसी एक बिंदु से अन्य बिंदु तक खींची जा सकती है। कोई सीधी रेखा वो एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक खींची जा सकती है। ये इसका पोस्टुलेट 1 है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23, दी गई आकृति में x की वैल्यू निकाले। यहाँ पे 30 डिग्री दिया गया है और x की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो देखो क्या है, केंद्र पर कोण किसके इक्वल होता है, 2 गुना परिधि पर कोण। तो केंद्र, देखो यहाँ पे केंद्र का कोण हमें निकालना था और यहाँ पे दिया गया था 30, तो 2 गुना 30 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। दुगना हो जाता है केंद्र पर कोण। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए चित्र में ए ओ बी ओ पर एक व्यास बन रहा है। देखो ये ए बी क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ठीक है, पी पर एक बिंदु है, पी पर बिंदु है, तो ए पी का मान ज्ञात करना है। तो देखो वैसे अगर हम बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और हमने अभी कहा था केंद्र पर कोण बनता है, तो डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 90। तो पी की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इन द गिवन फिगर ए ओ बी
इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल सेंटर ओ एंड पी एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। पी सर्कल पर एक पॉइंट है और ए ओ बी क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, इसका डायमीटर हो जाएगा। तो हमें ए पी बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे ये कितना है, 180 है, तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन डाउटफुल है, इसे कंफर्म करेंगे उसके बाद हम देखेंगे, लेकिन आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, 90 ही होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 24th क्वेश्चन देखिए, द हेमिस्फीयर टैंक हैज इनर रेडियस 2.8 मीटर। एक हेमिस्फीयर दिया गया है टैंक, जिसका इनर जो रेडियस है वो कितना है, इनर रेडियस कितना है, 2.8 मीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ लीटर, इसकी कैपेसिटी हमें लीटर में ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 24, एक अर्धगोलाकार टैंक की आंतरिक त्रिज्या 2.8 मीटर है, इसकी धारिता लीटर में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो रेडियस है या त्रिज्या, जो इनर अंदर की त्रिज्या है वो कितनी है, 2.8 मीटर। अब कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, 2/3 पाई आर की क्यूब। तो हम वैल्यू पुट करते हैं 2/3 पाई और आर की क्यूब हमने लगाया। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 13798, और उसके बाद कितना आ जाएगा, 45.9 मीटर क्यूब आएगा। अभी क्या आएगा, मीटर क्यूब। और इसको जब हम कैपेसिटी को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये लीटर हो जाएगा। यहाँ पे 45,990 लीटर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो 45,099 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पैरामीटर 30 सेंटीमीटर। हमारे पास में पैरामीटर दिया है, ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12। तो आइसोसेलेस है जिसकी दो साइड्स इक्वल होते हैं, तो मतलब ये भी 12 दिया है, ये 12 दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो पहले हम थर्ड साइड निकालेंगे, उसके बाद में इसका एरिया निकलेगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है, 30 सेंटीमीटर है। प्रत्येक बराबर भुजा, मतलब ये भी 12 है, ये भी 12 है, ठीक है। तीसरी भुजा भी पता नहीं, x है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम, क्या करेंगे, यहाँ से x निकाल लेंगे और जब तीनों साइड्स आ जाएंगी तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या कहा है, पैरामीटर कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर। टू साइड्स कितनी होगी, 12, और थर्ड साइड कितनी हो जाएगी, x। तो हम क्या करेंगे, x + 12 कितना हो गया, 30 हो गया। x + 24 कितना हो गया, 30, और थर्ड साइड हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो a कितना हो गया, 12 हो गया, b कितना हो गया, 12 हो गया, और c यहाँ पे हम कर देते हैं 6 हो गया। तो अब हम यहाँ पे हमारा जो सेमी पैरामीबल है वो निकाल लेंगे हम, इसके अंदर सेमी सर्कल निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा, देखो a + b इक्वल कितना आ जाएगा, हम सरफेस एरिया निकालेंगे, सॉरी यहाँ पर देखो क्या, a + b + c डिवाइडेड बाय 2, 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब वही एरिया का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, x। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे रिलेटेड, s - a, s - b, s - c। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद देखो जो वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो 9/15 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कर चुके हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या कहा गया, यदि 32 2x - 1 और इक्वल 4 × 8x - 5 है तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखो क्या कहा गया, इफ 32 2x - 1 इक्वल है 4 × 8x - 5 के, तो फाइंड करनी है हमको x की वैल्यू। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 32 2x इक्वल है 4x - 8 के। तो अब देखो यहाँ पे 32 को 8 को हमने क्या कर दिया, 32 में कन्वर्ट कर दिया, तो दोनों ही 32 हो गए, और ये 32 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास में क्या बचा, 2x - 5 इक्वल बचा x - 5 के, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, x को इधर ले जाते हैं, तो 2x - x, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, 2x - x, और यहाँ पे क्या होगा, -5 + 5, तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0। अब इसके और में क्वेश्चन दिया गया है, इवेल्युएट 238 237 236 की पावर है, 2 की पावर 39 38 एंड 27। तो सब कॉमन ले लेंगे पहले इसके अंदर, और उसके बाद जो रह जाएगा उसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर देखो 236 कॉमन आ जाएगा, इसके अंदर 237 कॉमन आ जाएगा, जो बच जाएगा फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है 26 के अथवा में। देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने पहले पूरा इक्वेशन लिख लिया। अब इसके अंदर जो कॉमन है, जैसे 236 कॉमन है, तो 236 और 38 है, तो 2 की पावर 2 लिख दी, फिर 36 2 की पावर 1 लिख दी, और यहाँ पे 236 लिख दिया। अब नीचे 237 कॉमन है, तो 237 2 की पावर 2,
237 2 की पावर 1 और 237। अब जो कॉमन है उनको बाहर लिख दिया, 236 और 2 की पावर 37 बाहर लिख दिया। क्या बचा हमारे पास में 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 1 बचा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 और 1 बचा। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों क्या है ऊपर नीचे इक्वल है, तो कट जाएगा। अब हमारे पास में क्या बचा 2 की पावर 36 एंड 2 की पावर 37। अब देखो इनमें से फिर हम कॉमन ले लेते हैं। अब हमने क्या किया, फिर कॉमन ले लिया 2 की पावर 36, 2 की पावर 36। यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, क्या बचा 2 की पावर 1, लेकिन ये क्या है डिवाइडेड में 2 की पावर 1 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/2 आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 27 में, इज इफ द पॉलिनोमियल इज एक्स ax की क्यूब 4x की स्क्वायर 3x माइनस 4 एंड x की क्यूब प्लस 4x प्लस a लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन द डिवाइड x माइनस 3 द वैल्यू ऑफ a। देखो क्या कहा गया, यही यदि बहुपद इसमें से ये a मान लेते हैं और b में दोनों में ही को x माइनस 3 से क्या किया जाता है विभाजित करने पर जो समान शेष बचते, तो शेष क्या है वो सेम बचता है, मतलब जो रिमाइंडर आता है वो सेम बचता है। तो a का मान हमें यहाँ पे इस a का मान ज्ञात करना है। तो देखो पहले इसको मान लिया हमने, इसको क्योंकि x माइनस 3 है तो इसको भी हम x में यहाँ पे 3 मान लेते हैं, इसमें भी x में हम यहाँ पर 3 मान लेते हैं। दोनों की तरफ हमने क्या किया x को 3 मान लिया। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे क्योंकि रिमाइंडर क्या हो रहा है यहाँ पे सेम बच रहा है। फर्स्ट को हमने माना fx, ठीक है, fx क्या है ax की स्क्वायर प्लस 4x की स्क्वायर और माइनस 3xy। तो अब यहाँ पे हम x की वैल्यू कितना मान रहे हैं 3 मान रहे हैं, क्योंकि x माइनस 3 था ना, तो हमने x की वैल्यू यहाँ पे क्या मानी है 3 मानी है। ठीक है, अब देखो fx कितना हो गया, fx 3 हो गया, x की जगह जितना भी है यहाँ पे 27 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया क्योंकि x 3 है, ये ध्यान रखना स्क्वायर था क्यूब था इसलिए 27 हो गया, स्क्वायर है इसलिए 9 हो गया, और 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4, तो f3 कितना आया 27a प्लस 41। ये हमारी फर्स्ट थी। सेकंड में भी हमने f क्योंकि रिमाइंडर सेम बच रहा है इसलिए यहाँ पे भी x की वैल्यू कितनी ली है 3 ली है, तो x की क्यूब माइनस 4x प्लस a, तो कितना हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 सॉरी माइनस 4 इंटू 3 प्लस a। तो अब हमारे पास में दोनों इक्वेशन आ गए, देखो दोनों में fx हमारा आ गया, f भी आ गया, g भी आ गया, एक को f मान लिया था एक को g मान लिया था, तो ये कितना हो 27a प्लस 41 इक्वल किसकी हो जाएगा 15 प्लस a। यहाँ पे इक्वल क्यों लिया है क्योंकि रिमाइंडर सेम आ रहा है इसलिए मैं ये भी नंबर क्या लिया इक्वल लिया। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस हो जाएगा 26 और ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 26। हमारे पास में क्या आ गया एक 26 a इक्वल माइनस 26, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई -1, तो a के हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे -1। अब इसके अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया है, और इफ x इक्वल 4/3 इज रूट इज पॉलिनोमल f x 6x की 3 माइनस 11x की स्क्वायर माइनस kx माइनस 20 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो क्या कहा गया, यदि x 4 3 बहुपद में fx 6x की स्क्वायर 11x की स्क्वायर kx माइनस 20 शून्यांक है तो k का मान ज्ञात करना है, हमें k की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख लिया, यहाँ पर बस x की वैल्यू 4/3 हमको पुट कर देनी है, जहाँ जहाँ x है वहाँ x को हम क्या कर देंगे 4/3 से वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो क्या कहा जा रहा है, पहले 6 4/3 की क्यूब 11 4/3 की स्क्वायर k 4/3 माइनस 20 इक्वल 0, क्योंकि वहाँ पे दिया था शून्यांक दिया गया था ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले क्यूब को सॉल्व करेंगे 64/27 16/9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4k डिवाइडेड बाई 3 इक्वल 20। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व करेंगे करना क्या है हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 6 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे 384, 11 को 16 से करेंगे 176, 4 के यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे पास में ये बचा, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद ही मैंने सोल्व कर दिया एक स्टेप को इजी करने के लिए, फटाफट आप लोगों को सोल्व करके दिखाएं। यहाँ पे एलसीएम 27 आ जाएगा, तो यहाँ पे 384। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 582 आ जाएगा, और यहाँ पे 36 के आ जाएगा। ठीक है, 9 से हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब किया तो कितना आया 540 आ गया। तो यहाँ एलसीएम ने कितना लिया है, एलसीएम लिया है 27। ठीक है, एलसीएम 27 लेने के बाद में ये कितना आ गया 384 हो गया, यहाँ पे कितना है 528, यहाँ पे 36 और यहाँ पे क्या है 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 501 इक्वल किसके हो जाएगा 0 के। तो एलसीएम अगर आप निकाल के देखना चाहो तो निकाल लेना, इसके अंदर सीधा 27 से करोगे तो आपका सोल्यूशन यही आएगा। उसके बाद अब हम 36k को इधर रख लेते हैं, बाकी नंबर को इधर ले जाएंगे, तो देखो कितना आ जाएगा हमारा 36k इक्वल आ जाएगा 684। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 684 आएगा, तो k की वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये कट जाएंगे और 19 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 19 36 के 19 पर पूरा 684 आता है, तो 19 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 28। देखो क्या कहा गया है,
यदि हिरण तथा सारस के झुंड में पैरों की कुल संख्या 40 है तो इस स्थिति में दो चर वाले एक रेखीय समीकरण के रूप में आपको लिखना है। क्या कहा गया कि हिरण और सारस का एक झुंड है, तो हिरण के कितने पैर होते हैं 4 और सारस के कितने पैर होते हैं 2। तो ये दोनों इन दोनों की जो संख्या है, पैरों की कुल संख्या है वो कितनी है 40। तो हमें इसके लिए एक रेखिक समीकरण बनानी है। If the total number of the legs in the herds in deer and cranes in 40 represent the situation of the form of a linear equation in two variable। देखो इसी तरह से सॉल्व करेंगे। गिवन में क्या दिया गया कि 40 लेग्स टोटल दी गई है, जिसमें से डियर और क्रेन दिया गया है। यहाँ सारस लिख देंगे, सारस और हिरन लिख देंगे, ठीक है। अब डियर के कितने पैर होते हैं 4, तो हमने इसको लिखा 4x, और जो क्रेन है या सारस है उसके कितने होते हैं 2, तो 2y। तो हमारी जो वेरिएबल क्या बनी यहाँ पे 4x + 2y = 40। तो ये देखो बहुत ही आसान था, 4x + 2y = क्या हो जाएगा 40 के हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया शेडिड रीजन। हमें शेडिड रीजन है उसका एरिया निकालना है। देखो यहाँ पे दिया गया है, तो पहले क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे पूरा इसका निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे और उसके बाद माइनस कर देंगे। देखो पहले क्या करेंगे, पहले पूरा इसका एरिया निकालेंगे, उसके बाद इसका निकालेंगे क्योंकि ये भी दिया गया है, फिर ये वाला पार्ट क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। देखो क्या कहा गया, चित्र में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो क्या है, पहले हम निकालेंगे S = क्या हो जाएगा ABC / 2, तो 132 आ जाएगा। ये 122 है, ये 120 है और ये 20 है। यही सेम क्वेश्चन पहले भी था, मैंने आपको उस समय कहा था। तो ये देखो इसको जब सॉल्व करेंगे SA - BC करके सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे हमारा आंसर जो पूरा ट्राइंगल है उसका एरिया कितना आ जाएगा 1320, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमें लेना है जो क्या है, एक छोटा ट्राइंगल है जो शेडेड नहीं है, जिसमें से एक ये लेंथ हो जाएगी, एक ये हो जाएगी और ये 3 साइड्स हो जाएंगी इसकी, ठीक है। तो देखो अब सेकंड दोबारा फिर ये फॉर्मूला लगाते हैं BOC के अंदर। देखो BOC में A + B + C / 2 करेंगे तो 36 आ जाएगा। फॉर्मूला फिर वही होगा S - A, S - B, S - C। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12 × 2 √10⁵, सॉरी 12 × 2 √105। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 24 × 10⁻25 आ जाएगा। 105 की जो वैल्यू होती है, 105 √2 की वैल्यू होती है 10.5, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 246 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये कौन सा पार्ट है, ये जो अंदर ये वाला पार्ट है, इसका निकाल चुके। अब हम क्या करेंगे, फाइनली माइनस कर देंगे। माइनस में क्या करेंगे ABC - BOC, तो करेंगे तो हमारा 1076 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। थोड़ी वैल्यू यहाँ पे लेते वक्त आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसको अच्छे से आपको वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 1076 सेंटीमीटर²। नेक्स्ट देखिए, दिए गए चित्र में QP और MN क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो आपको X की वैल्यू याद करनी है। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना है, आसान है बट करना ध्यान से। तो देखिए क्या करेंगे, हम एक दो पैरेलल लाइंस इस तरह से बीच में और अपनी तरफ से लगा लेंगे। भाई ये देखो, ये हमने इसके लगा दिया, ये इसके लगा दिया, ठीक है। अब ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, ठीक है। पहले ही समझा देती हूँ कैसे होगा। अब ये 15 है तो ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया यहाँ पर 20 हो गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, B की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। उसके बाद में एक सेकंड, देखो यहाँ से दिखाती हूँ, ये देखो ये वाला, ठीक है। अब ये क्या हुआ 15 हो गया क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। ये कितना हो जाएगा 20, ये 20 है तो ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा 20, और ये क्योंकि ये इसका अल्टरनेट है तो 10, तो टोटल आंसर आ जाएगा 30। करना क्या है, बस इसको थोड़ा सा इस तरह से समझो। देखो इस तरह से एनलार्ज करके दिखाती हूँ, उसके बाद इसका सोल्यूशन दिखाऊंगी। ये यहाँ पे हम इस तरह से लाइन लगा देंगे, ठीक है। अब देखो क्या कहा गया है, ये 15 है क्योंकि ये इसके अल्टरनेट है तो ये 15 हो जाएगा, तो ये कितना बच गया 20। ये 20 है तो ये भी कितना हो जाएगा 20, और ये इसके अल्टरनेट है तो ये भी कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा इन दोनों का सम 30 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इन द गिवन फिगर QP = ML, देन द फाइंड ऑफ वैल्यू X, हमें X की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो देखो किस तरह से करेंगे हम यहाँ पे PQ, ये देखो PQ है इक्वल किसके हो जाएगा AG के पैरेलल हो जाएगा, ये BH के पैरेलल हो जाएगा, और ये ML, ये चारों के एकदम पैरेलल हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, क्या कहा गया POP, एक सेकेंड, देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, एक सेकंड इसको ऐसे करते थोड़ा सा, जो भी समझाया है बस वही है, यहाँ पे बस लिखा गया है कि किस तरह से आपको करना है। तो देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि OP, देखो क्या कहा अरे एक सेकंड, OPQ, A कितना है 15 है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये 15 है, तो अब यहाँ पे PAG ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीजर एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया OP
और ए जी क्योंकि पैरेलल है एक दूसरे के, तो अब ये टोटल इसका 35 है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, पी ए और बी की, पी ए बी कितना है 35 हो गया, पूरा दिया गया है। तो हमारी वैल्यू किसकी आ गई, जी ए बी ए जी, ये देखो बी ए जी कह दो यहाँ पे, थोड़ा सा लिखते हो थोड़ा सा ध्यान रखो, बी ए जी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 20 आ गई। अभी समझाया कैसे, क्योंकि ये 15 है, ये 20 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बी ए जी की वैल्यू 20 है, तो ये वैल्यू कितनी भी आ गई 20, ये भी यहाँ पे 20 आ गई। बी ए एच, लेकिन देखो यहाँ पे एच ए बी एच, देखो यहाँ पे है ना ए बी और एच, इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 20 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये कितना है 10 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा आगे का इनकम्प्लीट रह गया, तो अब हमें क्या करना है, तो हमारे यहाँ पे आपको इसमें क्या ऐड करना है कि एम बी और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 + 20 इक्वल कितना हो जाएगा 30 के, तो ये चीज़ आपको ऐड करनी है। ये 10 है और ये 20 है, तो इक्वल कितना हो जाएगा 30, तो 30 इसका आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, फाइंड द 3 सॉल्यूशन ऑफ ईच फॉलोइंग इक्वेशन x + 6y = 12। 31 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक के 3 हल ज्ञात कीजिए, x + 6xy = 12। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे x की वैल्यू ले लेंगे, देखो पहले x की वैल्यू हमने 0 ली, तो x की वैल्यू 0 ली, तो -6y इक्वल किसके हो जाएगा 12 के, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी -2, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू यहाँ पे -2 आ गई। कोई भी वैल्यू लेते हैं, सेकंड में हमने x की वैल्यू 6 ले ली, तब 6 ले ली, तो 6 - 6y इक्वल क्या हो जाएगा 12 के, तो -6y इक्वल किसके हो जाएगा 12 - 6 के, और 6 यहाँ पे क्या होगा -6y इक्वल क्या हो जाएगा 6 के, y इक्वल क्या आ जाएगा -y के। तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो मैंने यूँ ही रैंडमली ले ली, तो ये हो जाएगा सेकंड वैल्यू। थर्ड वैल्यू में हमने x की वैल्यू 3 ले ली, जब x की वैल्यू 3 ले ली, तो 3 - 6y इक्वल हो जाएगा 12 के, 6 - 6 आ जाएगा 3, 12 - 3 9 के, तो -6 इक्वल क्या हो जाएगा 9 के, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 डिवाइडेड बाई 6.5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई -1.5। 3 आपको सोल्यूशन दिखाने थे, कोई भी आप यहाँ पे सोल्यूशन दिखा सकते थे, कोई भी वैल्यू लेकर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 5 है, 4 क्वेश्चंस करने हैं और 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चन है। सेक्शन डी स्टार्ट हो गया है। यदि ए बी सी इक्वल 0 है, तो ए बी प्लस सी की स्क्वायर, ए प्लस सी की और ए प्लस सी की, इसकी स्क्वायर आपको इसको क्या करना है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो क्या कहा गया, इफ ए बी सी आर 0 देन द वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो बस ये ध्यान रखना है, देखो बी प्लस सी है तो बी सी हो गया, ए सी है तो ए सी हो गया, ए प्लस बी है तो ए बी हो गया स्क्वायर। तो देखो कैसे थोड़ा सा ध्यान से करना है इसको, a प्लस बी इक्वल सी इक्वल 0 है, तो b प्लस सी की वैल्यू -c, क्योंकि हम उस तरफ ले जाएंगे तो -c, ये बस ये वैल्यू निकालना, c प्लस a की -b और a प्लस b की वैल्यू कितना हो जाएगी -c। तो अब हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया, वैल्यू जो है अभी क्वेश्चन दिखा है, अब हम वैल्यू लिख देते हैं। तो b प्लस सी यहाँ पे क्या है -a, b प्लस सी यहाँ पर क्या है -a, ठीक है। इसी तरह c प्लस a यहाँ पे क्या है -b, इसी तरह से a प्लस b यहाँ पे क्या है c -2। अब देखो क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। अब देखो क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे आगे देखो इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे स्क्वायर में दिया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a की स्क्वायर, यहाँ क्योंकि माइनस माइनस कट जाएंगे तो यहाँ पे b पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे इसी तरह c पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे सेम लिख दिया हमने। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो देखो यहाँ पे क्या स्टेप लिया गया, इसको ध्यान से समझो। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया a b c, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ देखो बी सी है, तो इस नंबर को a से मल्टीप्लाई करना है, तो a की क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे c है, तो इस नंबर को b से मल्टीप्लाई करेंगे, b की क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से ए बी है, तो यहाँ पे c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c की क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी, ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब को जब ऐड किया जाता है तो इसकी आइडेंटिटी को यहाँ पे लगाएंगे हम। तो आइडेंटिटी क्या है यहाँ पे, देखो a प्लस बी प्लस सी, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर माइनस ए बी सी बी ए, ठीक है, प्लस 3abc। तो ठीक है, अब देखो क्या कहा गया, डिवाइडेड बाय abc। तो abc की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, जब 0 को इस नंबर से पूरे से मल्टीप्लाई किया जाएगा तब क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 3bc हमारे पास में बचेगा डिवाइडेड बाय abc। तो abc से abc कट जाएगा, आंसर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द फिगर O इज द सेंटर, ये O क्या है, सेंटर है। बी डी एंड ओ डी इक्वल है और सी डी क्या है, यहाँ पर ए डी पर क्या है, इसका परपेंडिकुलर है। तो एंगल निकालना है इसके अंदर, सी ए और बी का हमें यहाँ पर एंगल फाइंड करना है कि ये कितना होगा।
देखो क्या कहा गया, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, BD और OD दोनों बराबर हैं। ये इस पर क्या है, AB पर क्या है, AD पर देखो ACD, जो CD है वो क्या है AD पर, AD तो देखो है ही नहीं, AB होगा, AB पर क्या है इसका परपेंडिकुलर है। उसके बाद में CAB हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये। BD इक्वल है OD के, BD किसके इक्वल है, OD के इक्वल है, और CD AB पर क्या है इसका परपेंडिकुलर है। अब हम लेते हैं BOD, ध्यान से देखते हैं, हम यहाँ पे लेंगे OBD ये लेते हैं, ठीक है। OBD में क्या है, BD किसके इक्वल हो गई, OD के इक्वल। अभी हमने कहा कि किसके इक्वल है, BD किसके इक्वल है, OD के रेडियस है। BD OD और BD, देखो यहाँ पे ये और ये तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल है, तीनों ही क्या हो जाएंगी, त्रिज्या हो जाएंगी। अब ये क्या बन गया, एक इक्विलेटर ट्रायंगल बन गया जिसमें तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है ना। इक्विलेटर साइड्स कहते हैं ना उसको। तो इक्विलेटर में क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल है, तो हर एक एंगल कितना हो जाता है, उसके अंदर 60 हो जाता है। तो ये तीनों ही एंगल कितने हो गए, 60 के हो गए। फर्स्ट बात हमें यहाँ से क्लियर होगी। देखो यहाँ पे कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। एक सीधी सी बात देखोगे, यहाँ पे 60 बन रहा है, तो सीधा मैंने क्या कहा, अगर केंद्र पे जितना कोण बनता है, परिधि को टच कर रहे हैं, देखो परिधि पर कोण बन रहा है, तो वो उसका हाफ होगा, मतलब ए एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। सीधा ही आंसर मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसको किस तरह से करेंगे ध्यान रखो। ये ओ की वैल्यू हमें पता चल गई कितना है, 60 है। तो अब देखो क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे हम बात करते हैं MCB। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा लेते हैं, अब लेते हैं M, ये है M, ये है C और ये है B। देखो ये वाला एंगल, ये वाली बात करते हैं, ये एंगल और MBD, MB और D, ये देखो ये एंगल में क्या है, MB और MD और MB क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। देखो ये वाला जो MB है, ये वाला MB वाला पोर्शन है, कौन से, यहाँ से थोड़ा सा समझना पड़ता है। MB यहाँ पे दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो CMB, देखो CM और B, देखो एक सेकेंड हटाती हूँ, CMB और दूसरा क्या कहा गया है, BMD। ये इसके अंदर ये एक तो कॉमन आ गया, और इसमें ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री के एंगल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर कहा था कि परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर लिखा गया है, इसके अंदर परपेंडिकुलर है। उसके बाद यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा, क्योंकि दो साइड्स इक्वल आ रही है और एक कोण जो एंगल है वो इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे एक दूसरे के। फिर MBC और OCD दोनों क्या हो जाएंगे, 60 एंगल हो जाएंगे। AB व्यास है, ACB कितना है, 90 डिग्री है। तो अब हमारे यहाँ वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, CAB की यहाँ पर वैल्यू 180 - 50 कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। देखो पूरा ये सोल्व करके दिखाया गया है। यहाँ पे 60 हमारे पास में एक एंगल था, 90 हमारे पास में एक एंगल था, और तीसरा जो ये एंगल बन रहा है इसमें एक 60 है, एक 90 है, तो तीसरा कितना हो जाएगा, उसको माइनस करके एंगल की जो प्रॉपर्टीज होती है 180 में से माइनस करेंगे तो 30 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, क्या कहा गया है, AC और BD एक वृत्त की जीवाएं हैं, एक दूसरे से समविभाजित करती है। सिद्ध कीजिए कि AC और BD व्यास है और ABCD एक आयत है। डायग्राम से समझेंगे इसको। देखो क्या कहा गया है, AC and BD आर कॉर्ड इज द सर्कल द बाइसेक्ट ईच अदर। इस तरह से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। प्रूव दैट AC एंड BD आर ए डायामीटर, ये क्या है, इसका डायामीटर है। और क्या कहा जा रहा है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है। देखो क्या है, फर्स्ट AC एंड BC क्या है, कोड है, ठीक है, हमें समझ में आया। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, ये देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक अलग ट्रायंगल बन रहा है, AO और B, ठीक है, और दूसरा क्या है, COD, ठीक है। इसके अंदर अगर OA हम लेते हैं, OA और OC क्या है, गिवन है, क्योंकि क्या है, बाइसेक्ट कर रही है ना, ये कहा गया है ना कि बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये इक्वल है। इसी तरह से BO और OD ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है, इसीलिए कहा गया है कि गिवन है। अब हमारे पास में एक साइड इक्वल आ गई। उसके बाद देखो क्या कहा रहा है कि AOB जो ये एंगल है और COD ये वाला एंगल है, ये दोनों क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो SAS का कॉन्ग्रुएंट का रूल लग गया यहाँ पे। देखो ध्यान से समझो क्या कहा जा रहा है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है, और ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, तो SAS दो साइड और एक एंगल का कोण वो लग गया, रूल लग गया। तो ये क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, मतलब इक्वल हो गई। नेक्स्ट में क्या कहा गया, AB इक्वल किसके, अब यहाँ से हमने एक और लाइन बना ली, ये देखो ये AB और CD दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। सिमिलरली जैसे कि पहले हमने किया था वैसे ही यहाँ पर होगा, AOD और COD दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे अभी हमने बनाया है वैसे ये हो जाएगा, और वैसे ही ये वाले भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी देखो क्या है, इस तरह से बनाया गया ना, ये देखो ये, तो हमने ये वाला तो प्रूफ कर ही लिया,
है ना कि ये कॉन्ग्रुएंट है। इस तरह से हम ये वाला भी कॉन्ग्रुएंट है प्रूव कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल्स निकाल लेंगे। ठीक है, अब अपोजिट साइड आर एंगल आर इक्वल। अब एंगल ए और सी क्या है, 180 है। देखो एक बार देख लेते हैं डायग्राम में, एंगल ए कौन सा है, एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों क्या है, इसका सम कितना है, 180 है। ठीक है, और दोनों क्या है, इक्वल है। तो अब हमने लिख दिया एंगल ए को डबल कर दिया तो 280 है, मतलब एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। हमारा एंगल ए यहाँ पर, जो ये एंगल ए है यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर ये, क्योंकि किस पे बन रहे हैं, इस पे बन रहे हैं ना, हम कह दें कि परिधि पर बन रहे हैं, सर्कमफ्रेंस पे बन रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 90, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम भी बताया 180 है। तो एक एंगल का कितना हो जाएगा, ए का एंगल कितना आ जाएगा 90, इसी तरह से सी 90 आएगा, इसी तरह से बी और डी दोनों क्या हो जाएंगे 90। तो चारों ही एंगल क्या हो गए, 90 हो गए। जब एक आयत में ही ऐसा होता है कि चारों ही एंगल क्या होते हैं, 90 होते हैं, तो वो क्या होता है, एक हम यहाँ पे बात करते हैं वो क्या होता है, आयत होता है। इफ ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, अंतः कोण क्या है 90 डिग्री है, इसीलिए आयत है। तो सेकंड का हमारा प्रूफ मिल गया कि क्या हो रहा है, यहाँ पर जब 90 डिग्री, ये देखो ये वाले एंगल अगर चारों ही 90 डिग्री के हो जाएंगे तब वो क्या हो जाता है, आयत हो जाता है। ए एंगल इज सबटेंड बाय अ कोड बी डी इक्वल एंगल 90 ए, सो बी डी शुड बी द डायमीटर ऑफ द ए सी ऑल्सो। तो बी सी के बी डी क्या है, बी डी यहाँ पे देखो, यहाँ दिखाती हूँ, थोड़ा सा आपको डाउट लग रहा होगा। देखो क्या कहा जा रहा है, ये एंगल क्या है 90 है, ठीक है। हाँ, तो वो कह रहे हैं ये भी डायमीटर, अब देखो यहाँ से ये देखो, यहाँ से ये उसने कहा है कि कोड है क्या, कोड देखो, कोड डायमीटर है, बिल्कुल है। सीधे से शब्दों में बताती हूँ, क्योंकि एक तो सेंटर को टच कर रहा है, ठीक है, और एक सेंटर, जब भी कोई कोड सेंटर को टच करते हुए जाता है, ये एक रूल कहता है, जब भी कोई जो हम ये कहेंगे, जब भी कोई कोड जो है या जीवा जो है वो सेंटर को टच करके जाती है, इसका मतलब कि वो क्या है, इसका व्यास है। तो देखो यहाँ पे ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, सेंटर को टच करते जा रही है, सम विभाजित हो रही है। और आयत के लिए देखो, जब आयत के लिए क्या है, जब दो सम विभाजित होते हैं, एक चतुर्भुज में दो विकर्ण एक दूसरे सम विभाजित होते हैं, तो ये क्या होता है, एक हम ये कह देंगे आयत होगा, जबकि इसके अंदर सारे कोण क्या है 90 डिग्री। थोड़ा सा समझो एक्सप्लेनेशन के साथ में, इसको देखो एकदम मैंने अच्छे से दिखा दिया है, तो ये दोनों ही यहाँ पर प्रूफ होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 34। देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन 34 में, अ बस स्टॉप बैरिकेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones made a recycled cardboard. Each cone has a diameter is 40 centimeter, height is 1 meter. If the outer side of each cone is to be painted and the coat painted 12 per meter square, what will be the cost painting of this cone? पूर्व नवीनीकरण कार्डबोर्ड से बने 50 खोखले शंकुओं का उपयोग करके एक बस स्टॉप पर सड़क के शेष हिस्से को रोक दिया जाता है। प्रत्येक शंकु का आधार है वो 40 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1 मीटर है। इस शंकु के बाहरी हिस्से पर पेंट किया जाना है। पेंटिंग की लागत 12 प्रति वर्ग मीटर है। इन शंकुओं पर पेंट करने की लागत कितनी होगी? देखो क्या कहा जा रहा है, व्यास कितना दिया गया है, यहाँ पे डायमीटर कितना दिया गया है 40 सेंटीमीटर। तो देखो 40 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसको हम पहले रेडियस निकालेंगे, आर निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे 20 सेंटीमीटर, और उसको फिर मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 0.2 हमारे पास में क्या आ जाएगी, इसकी रेडियस आ जाएगी। एल हमारे हाइट कितनी दी गई है एल, लेकिन ऊंचाई हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है, ये दिया गया हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है, तो इसको निकालने के लिए एल का फॉर्मूला क्या होता है, एच की स्क्वायर प्लस आर की स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया, 1 की स्क्वायर प्लस 2.2 की स्क्वायर निकाला, तो 1.2 मीटर हमारे पास में क्या आ गया, एल आ गया। अब हमारे पास में एल भी आ गया और हमारे पास में क्या है, आर भी दिया गया है। तो हम यहाँ पे करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा आंसर, पाई आर एल फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर में वैल्यू पुट करेंगे तो 0.64056 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब 50 कोन्स पर उसको क्या करना है, पेंट करना है। ठीक है, ये तो एक कोन की वैल्यू आई है, 50 कोन को पेंट करना है, तो उसका जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 32.028। ठीक है, अब 50 कोन बना लिए, पहले तो पेंट नहीं, पहले 50 कोन्स बनाने हैं। ये एक कोन का एरिया आया है, सरफेस एरिया आया कि कितना है 0.6456, ये एक कोन का है। फिर कितने कोन बनाने हैं 50, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब उसने कहा एक कोन पर अगर एक वर्ग मीटर स्क्वायर को 12 रुपए लगते हैं, तो इस पर कितने लगेंगे 384.34, ये इतना रुपया लगेगा इसको पूरा पेंट करवाने का।
गाइज आप मेरी स्मार्ट स्टडी 10 इंस्टाग्राम पे आईडी है, उसको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन बहुत शॉर्ट में मिलेगी, उसके साथ में आंसर्स की वहाँ मिल जाएंगी, और इसके साथ साथ में आंसर की के साथ में जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन पेपर के, वो वहाँ पे बहुत शॉर्ट में सिर्फ आंसर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, आप लोगों को करना आसान हो जाएगा। तो इसको फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा कि हर एक इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में अगर आपको चाहिए होगी तो इंस्टा पर आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। आपको इसको लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए। अभी स्टार्टिंग ही की है, ज़्यादा इसके अंदर अभी वीडियोज़ नहीं बनाए हैं, लेकिन हाँ जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो थोड़ा इसके अंदर मैं और अगर मुझे लग रहा है कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं तो इसके अंदर और ज़्यादा अपनी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए, सर्कुलर जो चाहिए, वो इसके अंदर मैं इसके अंदर अपलोड कर दूंगी, जिससे कि आप इसे आपको देखना थोड़ा आसान हो जाए। अब देखो नेक्स्ट क्या कहा गया है यहाँ पर, व्यास पृथ्वी, नेक्स्ट इसका अथवा में क्वेश्चन दिया गया 34 के अथवा में, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। मतलब चंद्रमा का व्यास क्या है, पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, मतलब कि 1/4 है। उनके सतहों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए तथा चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी का आयतन का कितना भाग है। हमें दो चीजें ज्ञात करनी है इसके अंदर। क्या ज्ञात करना है, एक तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा और उसके बाद आयतन का अनुपात क्या होगा। देखो क्या कहा गया है, डायमीटर ऑफ द मून अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। डायमीटर कितना है, 1/4 है अर्थ के मुकाबले। फाइंड द रेशियो बिटवीन द सरफेस एरिया एंड द फाइंड द फ्रैक्शन बिटवीन द मून ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ एंड द मून। ओके, सॉल्व करते हैं। देखो पहले क्या कहा गया कि पृथ्वी का व्यास कितना है, डी है, तो मून का क्या होगा, d/4। ठीक है, इसी तरह पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, d/2 है, तो मून की जो त्रिज्या है वो कितना हो जाएगा, d/8। मतलब मून का जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, d/8। अब हमें क्योंकि दोनों ही क्या है, स्फेयर है, तो हमें इसका फॉर्मूला लगाना है 4πr3। तो 4πr3 हमने लिखा 4πr मून की डिवाइडेड बाय 4πr अर्थ की स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, पहले मून डिवाइडेड बाय हमने अर्थ किया है, तो 4πr मून का रेडियस है, उसके बाद 4πr यहाँ पे क्या है, अर्थ का रेडियस है। अब देखो 4π से 4π कट गया, हमने m की वैल्यू कितनी है, d/8, और यहाँ पे जो अर्थ की वैल्यू है d/2 को हमने स्क्वायर किया, तो ये कितना आया 1/64 डिवाइडेड बाय 1/4। जब इसको सॉल्व किया तो 1/16, तो इनका कितना रेशियो आएगा, 1/16 सरफेस एरिया का। उसके बाद हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम में भी वही करेंगे, वॉल्यूम ऑफ मून और वॉल्यूम ऑफ अर्थ ले लेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr3। मून का है, फिर 4/πr3 कितना है, अर्थ का है। तो यही हमने ऊपर मून लिया, यहाँ पे नीचे अर्थ का रेडियस लिया, तो ये दोनों तो आपस में कट गए, तो यहाँ पे क्या बचा, r3 मून की और r3 यहाँ पे अर्थ की। तो देखो d8 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे d2 का क्यूब हो जाएगा। तो अब देखो क्या होगा, d3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय d8। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/64। देखो किस तरह से सॉल्व किया हमने, d/8 लिया हमने, ये क्यूब कर दिया, और ये क्योंकि डिवीजन में था तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, 2 ऊपर कर देंगे, 2 इंटू कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए। और ये क्या है, इसकी क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे क्यूब हटेगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 8/64 हमारा यहाँ पे 8/152, डी से डी तो कट ही जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/64। तो उसका जो हम ये बात कर रहे हैं कि रेडियस का कितना, सॉरी वॉल्यूम का कितना उसके अंदर रेशियो निकलेगा, तो 1/64। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 35th क्वेश्चन। देखिए, यदि x इक्वल है 9/4/5 का, तो ज्ञात कीजिए x की स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर और x की स्क्वायर माइनस 1/x की स्क्वायर। तो पहले हम ये करते हैं, उसके बाद हम ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35th में क्या कहा गया, इफ x 9 इक्वल है 9/√5 के, देन फाइंड द वैल्यू x की स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय x की स्क्वायर और x की स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x की स्क्वायर। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम वैल्यूज निकालते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है, x 9/4, तो x माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, 1/94। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए जैसे मैंने कल पहले जो सैम्पल पेपर सॉल्व कर चुके हैं उसमें भी बताया था, सैम्पल पेपर 1 हम कर चुके हैं, सैम्पल पेपर 2 भी करना है। सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। उसके बाद देखो क्या कहा गया, अब इसे ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, ऑपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे प्लस से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 9 + 4 की 5 और 81। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 81 - 80 हमारा आ जाएगा। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है, 1/x की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है, क्योंकि इसको माइनस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो 9 + 4√5। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कहा गया, x की स्क्वायर प्लस x 1/x की स्क्वायर।
ठीक है। अब हमने x की वैल्यू यहाँ पर लिख दी, x की स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर लिख दी। तो अब x की स्क्वायर यहाँ पे हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, a की स्क्वायर, ये a की स्क्वायर है, a की स्क्वायर a माइनस बी की स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे a प्लस बी की स्क्वायर, ये दो फॉर्मूले हमारे पास में यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी की स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे। तो पहले हम इसमें यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 9 की स्क्वायर प्लस 5 की अंडर रूट हो जाएगा, उसके बाद 2945 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू लेते हैं 9 की स्क्वायर प्लस 45 की स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है, अब देखो अब क्या करते हैं, जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखो आगे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 प्लस 80, क्योंकि 81 इसका आ गया 80, 72 प्लस 5, यहाँ पे क्या होगा 81, 80 और 72 प्लस 5, तो हमारा आंसर कितना आएगा 61। जब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 61। ठीक है, उसके बाद 72 प्लस 61, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 72 प्लस 5 अंडर रूट 5, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 322। जब इसको सॉल्व करेगा तो 322 हमारा आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, सिर्फ डिफरेंस यही था कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है, माइनस का मार्क आ गया, बाकी सब कुछ टर्म सेम रहेगी। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे माइनस का मार्क आ गया। माइनस के मार्क में जब हमने इसकी आइडेंटिटी लेके नेक्स्ट स्टेप से हमने शुरू किया है, तो यहाँ पे क्या था 81 प्लस 80 72 एंड 5, और यहाँ पे क्या आ गया 81 प्लस 80 72 एंड 5, बस निशान क्या है माइनस का है। तो माइनस के होने की वजह से ये सारे निशान क्या हो जाएंगे, जो मार्क है वो चेंज हो जाएंगे, साइन ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये दो हमारे कट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस और माइनस है तो ये नंबर कट जाएंगे, तो हमारे पास में क्या बचा 72 अंडर रूट 5 माइनस 72 अंडर रूट 5। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -360 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से करना है, कुछ मिस्टेक है तो उसको कोशिश करो बार बार प्रैक्टिस से, जिससे कि आंसर सोल्व हो जाए। अब नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होता है, सेक्शन ई यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर क्या होता है केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। उसके अंदर 36 क्वेश्चन देखेंगे, पहले हम 36 क्वेश्चन देखिए, उसके इसमें 37 क्वेश्चन देखिए, और उसके बाद है 38 क्वेश्चन और 38 लास्ट क्वेश्चन है। तो ये अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसीलिए हम क्या करते हैं अभी इन 3 क्वेश्चंस को ऐसा करते हैं आपके होमवर्क में देती हूँ। होमवर्क का मतलब है कि आप आंसर कमेंट में करके दीजिएगा मुझे, और आपके नाम के साथ ही मैं वीडियो बनाऊंगी कि हाँ इस बच्चे ने क्वेश्चन सोल्व किया। आगे भी ये क्वेश्चन दिया है मैंने, 1-2 क्वेश्चन दिए, तो उनको सोल्व करके कमेंट में आंसर डालिएगा, जिससे कि आपके नाम के साथ वीडियो बनाऊंगी, और आप और अपना नाम और अपना स्कूल का नाम जरूर बताइएगा। मैं मेंशन करूंगी कि स्कूल के बच्चे ने ये क्वेश्चन सोल्व किया है, तो जरूर इसको सोल्व कीजिएगा। ये आपका होमवर्क हो जाएगा 36, 37, 38 क्वेश्चन, और ये ऊपर भी अगर कोई क्वेश्चन छूटा है तो सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आइए। थैंक यू गाइज।